हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय ग्रेटिंग। ग्रेटिंग को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और वहाँ हमने बताया था कि ग्रेटिंग एक जो है आपकी डिफ्रैक्शन की ही डिवाइस होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ लेते हैं वो डिवाइस आपकी ग्रेटिंग कहलाती है। तो यहाँ ग्रेटिंग के लिए हमने कहा था कि भाई हमने उसमें एन क्या होते हैं, उसमें स्लिट्स बनी हुई होती है ऐसे, और इन एंड स्लिट्स में क्या होता है कि जो नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है इसकी विड्थ को हमने कहा था बी, और जो ट्रांसपेरेंट ये पोर्शन इसकी विड्थ को कहा था मैंने ई। तो टोटल जो आपका नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट पोर्शन होगा वो ई प्लस बी के बराबर तो होगा। फिर ये डिस्टेंस कितनी आएगी, बी आएगी, और ये ई, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला इतना बी और ये प्लस ई ये इसमें काउंट होगा, है ना। इसी प्रकार से ये ई प्लस बी ये इसमें काउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 15,000 लाइंस होती है, कितने में, इन 1 इंच। 1 इंच मतलब हम कह सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर। यही मैंने कहा था कि ग्रेटिंग पर 1 इंच के अंदर कितनी लाइंस होती है आपकी, जो है 15,000 लाइंस होती है। इसका मतलब कि 15,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस कंडीशन से, इस केस से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच की कंडीशन आ जाएगी। अरे 1 इंच में आपके 15,000 तो बने हुए, आपके यहाँ पर स्लिट्स बनी हुई है, बट उसका नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट भी तो है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट ये इसकी टोटल विड्थ होती है। और इस E प्लस बी, ई प्लस बी, ई प्लस बी, ई प्लस बी, ऐसे करके कितना, 15,000 कितने सेंटीमीटर में, तो 2.54 सेंटीमीटर में। तो यहाँ से मैं E प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मुझे बताओ E प्लस बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो 2.54 अपॉन में 15,000, यही वैल्यू होगी इसकी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग दैट हम फाइंड करेंगे 1.69 इंटू 1.69 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास E प्लस बी की वैल्यू आती है। अब हम जानते हैं कि जो आपकी इक्वेशन होती है ग्रेटिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन अपॉन में E प्लस बी साइन ऑफ थीटा, यही वैल्यू होगी। तो एन अपॉन में E प्लस बी साइन थीटा, है ना। लैम्बडा इज इक्वल टू ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। जो लैम्बडा की वैल्यू चाहिए तो इस एन को उठा के इधर लाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि E प्लस बी लैम्बडा दैट्स इज इक्वल टू ई प्लस बी और अपॉन में कितना है एन, सॉरी ये ऐसा ही आएगा, ठीक है, उल्टा लिख दिया था मैंने उसको। तो लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास E प्लस बी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, E प्लस बी की वैल्यू आपकी इतनी होगी। एन की वैल्यू हमें मिलेगी कि हम कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रम मेज़र कर रहे हैं। नॉर्मली हम अपने एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑर्डर का ही यहाँ पर मेज़र है, आप चाहो तो 2 के लिए, आप चाहो तो 3 के लिए भी मेज़र कर सकते हैं, और सबके लिए वेवलेंथ सेम वही होगी। और थीटा की वैल्यू अब हम निकालेंगे यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले कि यहाँ पर हम इन फार्मूले की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम जो है यहाँ पर लैम्बडा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एपरेटस यूज़ करते हैं। उस एपरेटस में एक तो होता है आपका कॉलीमीटर, ठीक है ना, और कॉलीमीटर से आपका लाइट यहाँ से पास होता है, इस तरह से कॉलीमीटर बना हुआ होता है, लाइट इसमें से पास होकर के आता है इधर से, ऐसे ये लाइट इधर से पास होकर आता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके सामने यहाँ एक रखा होता है प्रिज्म स्टैंड, जिसमें हम प्रिज्म को रखते हैं, ऐसा घूमने वाला प्रिज्म स्टैंड यहाँ पर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर रखा हुआ होता है। इस पर हम क्या करते हैं, ग्रेटिंग को रखते हैं, और सामने की तरफ हमारे पास में ये जो होता है ये आपका जो है इस स्पेक्ट्रोमीटर है। इस स्पेक्ट्रोमीटर का ये कॉलीमीटर है, ये आपका प्रिज्म स्टैंड है, और ये जो होता है आपका यहाँ पर टेलीस्कोप, टी पाइप नाम दे देते हैं हम इसको, ये टेलीस्कोप आपका होता है यहाँ पर, ठीक है। ये कॉलीमीटर है C, और यहाँ पर होता है आपका प्रिज्म स्टैंड।
यहाँ पर कोलीमीटर के ऊपर स्क्रूज लगे हुए होते हैं जिसको हम एडजस्ट करके यहाँ से निकलने वाले लाइट की जो विड्थ है या नंबर ऑफ लाइट्स है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म स्टैंड होता है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं 360 डिग्री के एंगल या इससे ज़्यादा एंगल पर। ठीक है। टेलीस्कोप में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस तार बने हुए होते हैं, क्रॉस वायर बने हुए होते हैं टेलीस्कोप में, और उस टेलीस्कोप में इस क्रॉस वायर पर ही हम स्पेक्ट्रम को मेज़र करते हैं। तो अब सबसे पहले करते हैं क्या है इसमें, इसकी जो वर्किंग जिस तरह से होती है कि सबसे पहले हम यहाँ पर जिस वेवलेंथ को हमें स्टडी करना है उस वेवलेंथ के लाइट से हम क्या करते हैं, इस कोलीमीटर को क्या करते हैं अपन लाइटेड कर देते हैं। कोलीमीटर पर वहाँ से लाइट सोर्स डालते हैं और कोलीमीटर की स्क्रू की हेल्प से इसको इतना एडजस्ट करते हैं कि यहाँ से एक या दो आपकी रेज ही आए, इससे ज़्यादा रेज यहाँ से बाहर न निकल पाए। और अब हम यहाँ से आने वाली लाइट को, जो लाइट यहाँ से आता है उसके जस्ट सामने हम रख देते हैं अपना दूरदर्शक, मतलब टेलीस्कोप यहाँ पर रख देते हैं जो स्पेक्ट्रोमीटर का एक पार्ट होता है। और उस दूरदर्शक का जो क्रॉस वायर है यहाँ से एक स्लिट के रूप में लाइट आता हुआ हमें यहाँ से दिखता है कुछ इस तरह से। ठीक है, स्लिट के रूप में इसको बनाया गया होता है, तो स्लिट के रूप में लाइट आता हुआ हमें यहाँ पर दिखता है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को हम जो है यहाँ पर इस क्रॉस वायर पर देखते हैं और इसको आगे पीछे घुमा करके इधर उधर दाएं बाएं एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, हम इस क्रॉस्ड वायर पर इस जो स्लिट है ना, इस स्लिट की इमेज को बिल्कुल ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं और इस प्रकार देखते हैं कि ये स्लिट हमें एकदम से क्लियर दिखने लग जाए। इसका लाइट पहले शुरू में धुंधला दिखता है, बट हम आगे पीछे दाएं बाएं एडजस्ट करके इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि इस क्रॉस वायर पर सोर्स एस का, जिससे लैम्बडा वेवलेंथ का लाइट इमिट हो रहा है, उसका क्लियर इमेज वहाँ पर फॉर्म हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम एक लेते हैं आपका ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग को इस लाइट के पैरेलल से, ग्रेटिंग आपके इस तरह से आपकी ग्रेटिंग के ऊपर लाइंस बनी हुई है ऐसे, तो इसको हम कुछ इसी तरह से इसके ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, इसी तरह से, मतलब लाइट के पैरेलली इसको एडजस्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे इस ग्रेटिंग को रख देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप को हम रोटेट करते हैं। तो टेलीस्कोप को रोटेट करके कहाँ ले आते हैं, 90 डिग्री से इसको रोटेट कर देते हैं। ये घूम सकता है अपनी एक्सिस पर, तो 90 डिग्री से हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर रोटेट कर देते हैं, यहाँ पर है ना 90, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं और जो आपका स्पिरिट लेवल की हेल्प से इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फेज में ले आते हैं और उस रीडिंग को नोट कर लिया जाता है, जिस पर हमें ये जो आपका इमेज है, इसका जो आपका ये कह सकते हैं स्लिट है, ये स्लिट क्लियर दिखाई दे रही है क्रॉस्ड वायर पर, और उसको हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसको 90 डिग्री के एंगल से, इस टेलीस्कोप को 90 डिग्री के एंगल से क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। जैसे लाइट आपका अभी ऐसे आ रहा था, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, अब लाइट इसका ऐसे इसमें इंटर करेगा, अंदर की तरफ कुछ इस तरह से लाइट इंटर करेगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री के एंगल से क्या कर दिया, इसको मैंने टर्न कर दिया ऐसे। और इसी के ऊपर रखा हुआ है हमारा क्या, ग्रेटिंग रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री से इसको टर्न करने के बाद में हमारे पास पूरा पैमाना होता है, यहाँ पर सर्कुलर स्केल बिल्कुल बना हुआ होता है, वर्नियर स्केल यहाँ पर होता है, तो हम इसको 90 डिग्री से एडजस्ट कर लेते हैं। और अब आपका भी ऐसा एडजस्ट कर लिया आपने, है ना, इस तरह रखा आपने, तो यहाँ से एडजस्ट कर लिया तो क्या होगा, आपको बिल्कुल इमेज तो यहाँ दिखेगी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी इमेज अब यहाँ नहीं दिखाई देगी, तो हम क्या करते हैं, अब हम इस जो आपका प्रिज्म जो स्टैंड है उसको हम रोटेट करते हैं, और उसको रोटेट करके जब हम उसको रोटेट करते हैं तो आपका ग्रेटिंग भी रोटेट होता है साथ साथ में। और अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि आपका जो ग्रेटिंग है ना, वो ग्रेटिंग इस रेस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आने वाला लाइट इस ग्रेटिंग से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे टेलीस्कोप में आने लगता है, और ये जो आपको स्लिट है ये वापस से यहाँ पर हमें दिखाई देने लगती है। फिर से हम इस रीडिंग को नोट कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आने वाली रेज जो होती है वो इस ग्रेटिंग के साथ में कितने डिग्री का, पहले ग्रेटिंग ऐसा रखा हुआ था आपका, है ना, और ऐसे आपने रख दिया, लाइट्स दे जाता, आपने इसको घुमाया, अब क्या होगा, आपको ये जो स्लिट है वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म जो आपका स्टैंड है उसको ही घुमाते हैं, ग्रेटिंग को बगैर हाथ लगाए, और ग्रेटिंग को जैसे हम इस कंडीशन में ले आते हैं तो हमें वापस से ये स्लिट जो है इस टेलीस्कोप में दिखाई देने लगती है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो रे है इस ग्रेटिंग के प्लेन के साथ 45 डिग्री के एंगल को बनाती है ये, ठीक है ना, मतलब ग्रेटिंग का जो प्लेन होता है वो रे के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पर हमें लाइट क्या पूरी तरह से क्लियर दिखने लगती है।
तो ये 45 डिग्री से मिला लिया, इस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, अब हम इस ग्रेटिंग को 45 डिग्री या 135 डिग्री, दोनों में से किसी भी एंगल से आप घुमा सकते हो इसको। 45 पे तो ऑलरेडी रखा हुआ है, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, या 135 प्लस 45 ये भी 90 हो जाएगा आपका, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर इस ग्रेटिंग को जो ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे आ गया था, अब इस ग्रेटिंग को हम फिर से 45 डिग्री या 135 डिग्री के एंगल से घुमा देते हैं। जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो ग्रेटिंग आपका अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे था ना, अब ऐसे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ग्रेटिंग का जो प्लेन होगा वो आने वाली रेस की क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये सब काम हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया ताकि आपका जो ग्रेटिंग का प्लेन है वो रेस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, इसलिए हमने ये सब काम किया था, ठीक है। तो ये इसको 45 डिग्री पर तो अभी एंगल बना रहा है इस रे के साथ इस कंडीशन में, क्योंकि ऑब्वियस इसको हमने 90 डिग्री से घुमाया है तो इसको हमें 45 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। 45 ही है, 45 है 90 डिग्री से ये भी टर्न होगा। तो ये इस तरह से इसको घुमा दिया मैंने, ऐसे हो गया। और अब मैं इस स्लिट को यहाँ देखते हुए अब मैं क्या करता हूँ, 45 डिग्री रीडिंग नोट कर ली और वापस इसको क्या कर देते हैं हम 45 या 135 डिग्री के एंगल से फिर से रोटेट कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ग्रेटिंग होता है ना वो पूरी तरह से कैसा होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है इसके। और अब हम फिर से इस टी को जस्ट इस कॉलीमीटर के सामने ले आते हैं वापस से, और कॉलीमीटर के जब सामने लेके आते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है इसके अंदर यहाँ, ठीक है ना। तो अब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं और देखते हुए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको n = 1 यहाँ इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज करो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ पर हमने इसको एडजस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर एडजस्ट करके इस मिनिमा को हमने वहाँ पर क्या कर लिया, नोटिस कर लिया, हमने स्पेक्ट्रम देख लिया, ठीक है ना। और स्पेक्ट्रम देख लिया और उसको नोटिस करने के बाद में उस वहाँ पर जो एक स्केल लगा हुआ होता है, जो वर्नियर स्केल लगा हुआ होता है, उसकी हेल्प से हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप को हम थोड़ा रोटेट करते हैं, और रोटेट करके इस क्रॉस वायर को, मतलब आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि क्रॉस वायर कहाँ आ जाए, आपकी यहाँ पर क्रॉस वायर आ जाए पूरा का पूरा आपका, और इस क्रॉस वायर की कंडीशन के हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। फिर इसको घुमा करके हम दूसरे मिनिमा पर यहाँ लेके आ जाते हैं, और यहाँ पर ला कर फिर से क्या करते हैं, क्रॉस वायर को ठीक इस जगह पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रिंजेस मिलती है, हम पहले कह चुके हैं इस चीज़ को, तो उस फ्रिंज पे हम इसको एडजस्ट कर लेते थे, एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ की रीडिंग को भी हम नोट कर लेते, तो यहाँ की रीडिंग मुझे मिल गई, यहाँ की रीडिंग मुझे मिल गई। इन दोनों रीडिंग का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। और हमने कौन सा देखा है, हमने n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पर जो है ये कंडीशन हमने नोटिस की है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर की कंडीशन हमने नोट कर ली और इन दोनों का डिफरेंस निकाले, दोनों रीडिंग्स का, जो मुझे थीटा मिल गया। इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, e + b हमारे पास में आ चुका है, n = 1 हम रख करके लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्बडा की वैल्यू जो वेवलेंथ जिस लाइट से हमने इसको लाइटेड किया था कॉलीमीटर को, वो मुझे यहाँ पर मिल जाता है। हम n = 2 के लिए भी कर सकते हैं, तो ये n = 2 का मिनिमा, चाहे आप मैक्सिमा को मेज़र कर सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। हमने यहाँ से दोनों जगह से हमने क्या किया, इसको मेज़र किया है ना, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ देख लिया, पहले क्रॉस वायर को यहाँ एडजस्ट कर लिया, फिर क्रॉस वायर रीडिंग नोट कर ली, फिर यहाँ लेके आ गए क्रॉस वायर को। अब ऑब्वियस सी बात है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में थीटा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट थीटा बढ़ेगा तो क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन उसी रेशियो में क्या होगा, n = अब क्या लोगे, सेकंड ऑर्डर का देख रहे हो 2 ले लोगे, तो आपस में इस प्रकार से एडजस्ट होगा कि लैम्बडा की फिर से अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड हो जाएगी। इस प्रकार से हम n = 2 के लिए भी रीडिंग को यहाँ पर नोट कर सकते। तो इस प्रकार से हम ग्रेटिंग को इस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके हम जो भी लाइट आपको दिया हुआ है उस लाइट की वेवलेंथ को हम मेज़र इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये ग्रेटिंग का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर की। पहले हम टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे, और फिर ग्रेटिंग के रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है ग्रेटिंग के बारे में, और लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था इसको मैंने, ग्रेटिंग क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से हम इस पर वेवलेंथ और आदि चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है। एज अ एन स्लिट ही होती है एक तरह से आपकी ग्रेटिंग, क्या है, एन स्लिट पर डिफ्रैक्शन ही है, जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एक तो ये चीज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन,
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो कहें तो एक जनरल सी हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब आप किसी रोड के कोई सड़क है, आप उस सड़क के किनारे पर खड़े हुए होते हैं, तो आपको दूर से, बहुत दूर से कोई वाहन आपको आता हुआ नज़र आता है। जब वाहन बहुत दूर होता है तो उसकी लाइट्स जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, हमें एक ही दिखाई देती है। भाई सपोज को दूर से कोई 4 व्हीलर आ रहा है, रात का टाइम है और दूर से कोई 4 व्हीलर आ रहा है, तो हमें उसकी लाइट्स क्या होती है, बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई दिखाई देती है, और हम जज नहीं कर पाते हैं कि वो 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है, कि वो 2 लाइट जल रही है कि सिंगल लाइट जल रही है। लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट हमारे नियर बाय आ जाता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है, जब ये कंडीशन आती है दोनों लाइट्स के बीच में होती है, बिल्कुल ये कंडीशंस, मतलब अभी भी हमें दोनों लाइट अलग अलग तो दिखाई नहीं देती, बट हम क्या है मेज़र कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं उस चीज़ को देख करके कि भाई यहाँ पर ये जो आ रहा है ये 2 व्हीलर ही है। जब वो व्हीकल हमारे और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो हम दोनों लाइट को अलग अलग सेपरेट देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और कह सकते हैं कि हाँ सर ये बिल्कुल 2 व्हीलर, ये 4 व्हीलर ही है आपका। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब रेल की पटरियों के किनारे सीधी ट्रैक को देखते हैं तो एक जगह जाके वो ट्रैक हमें मिलता हुआ दिखाई देता है ना, अलग अलग दिखाई नहीं देता। एक्चुअल मिलता कभी नहीं, आप चलते जाओगे आगे हॉरिजॉन वाली कंडीशन मिल जाती है, लेकिन ऐसा कभी भी एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन हमें वो मिली भी क्यों दिखाई देती है, क्यों, आखिर इसमें ऐसा क्या होता है? तो वो सब डिपेंड करता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पर। आपको मैंने यहाँ पूछा है, सामने पेड़, आपसे पूछा आपके सामने पेड़ खड़े हैं, कितने पेड़, तो आप गिन के बताते हो सर 3-4 पेड़ हैं, बट मैं कहूँगा कि भाई इस पेड़ पे कितनी पत्तियां हैं, क्या आप मेज़र कर सकते हो? तो आप उस चीज़ को मेज़र नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेड़ों से जो आपकी आंखों पर एंगल बन रहा है वो एंगल ज़्यादा है, बट जो पत्तियां हैं वो आपकी आंखों पर जो एंगल बना रही है वो एंगल बहुत कम है। वो एंगल आपका 1 मिनट से लेस का एंगल है, ठीक है ना। हमारी आंखों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी आंखों के लिए भी एक रिजॉल्विंग लिमिट होती है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। ये कहा जाता है कि अगर हमारी आंख पर बनने वाला एंगल 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, इसको हम बोल सकते हैं 1 मिनट, जब इससे कम का एंगल हमारी आंखों पर बनता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्लियरली यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट हम अलग अलग नहीं देख सकते, उनमें हम रिजोल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे हमारी आंखों के लिए ये एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थी, एक रेंज थी, उसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि हर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है और उसकी रिजॉल्विंग पावर भी होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, पहले डिस्कस किया है आप लोगों ने आपकी लास्ट जो छोटी क्लासेस में 11-12 क्लासेस में, और आपने वहाँ डिस्कस किया है, टेलीस्कोप पढ़ा है। टेलीस्कोप में आपने 2 टाइप के टेलीस्कोप देखे, फिर माइक्रोस्कोप की बात करी है, आपने जो है सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है, सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये अलग अलग आखिर क्यों यूज़ करने पड़ रहे हैं, हर बार एक से काम क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम एंगल हमारी आइज़ पर जो जनरेट होता है, जैसे कि हम ये कहें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अगर आंखों पर 1 मिनट का एंगल बना रहा है या 1 मिनट से ज़्यादा का एंगल बना रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अलग अलग हम उसको मेज़र कर सकते हैं। बट तो ये जो एंगल था ना आपका, ये वाला एंगल 1 मिनट का, ये कहलाता है हमारी आंखों का रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब हमारी आंखें केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाती हैं जो हमारी आंखों पर 1 मिनट या इससे ज़्यादा का एंगल बनाता है। तो ये जो 1 मिनट का एंगल है ये कहलाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं विभेदन सीमा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, इसको अपन बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर,
ये क्या होती है, ये इस विभेदन सीमा, विभेदन सीमा से मतलब क्या है मेरा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन सीमा मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये कहलाती है। ये भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उतनी ही विभेदन क्षमता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है, सपोज को जैसे हम, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हम इसे अगर मेज़र करें कि एक आदमी जो है 1 मिनट से कम एंगल पर बनने वाली वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो उसकी एक निश्चित विभेदन सीमा होगी, इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निश्चित होगी और उसकी विभेदन क्षमता उसी के अनुरूप होगी। बट दूसरा आदमी है, वह 1 मिनट से कम वाले कोण को, मतलब मैं कहूं कि 0.25 मिनट वाले एंगल को भी क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। अब ये 1 से और कम हो गया, जब ये वैल्यू और कम हो जाएगी तो उस दूसरे व्यक्ति की विभेदन क्षमता क्या होगी, आंखों की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम विभेदन सीमा के ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। दो ऑब्जेक्ट्स उसकी आंखों पर जो एंगल बना रहे हैं वो कम से कम एंगल बनाने के बावजूद भी उन दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख पा रहा है, तो इसका मतलब विभेदन क्षमता उसकी उतनी ही ज़्यादा है। या फिर जैसे हम बात करें टेलीस्कोप की बात करते हैं, सूक्ष्म दूरदर्शी की बात करते हैं, दो तारे जो किसी एक सूक्ष्मदर्शी पर एंगल बना रहे हैं, मान लिया 5 डिग्री का, है ना, या हम ये कहें कि हमारे पास एक टेलीस्कोप है T1 और इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है आपकी 6 डिग्री है, मतलब इससे कम एंगल को वो मेज़र नहीं कर पाएगा। अब दो तारे हैं आपके बहुत दूर S1 एंड S2 और ये जो टेलीस्कोप T1 पे एंगल बना रहे हैं वो T1 एंगल कितना बन रहा है, मान लिया वो 5 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रिजॉल्विंग लिमिट कितनी थी, 6 डिग्री थी और इसका जस्ट रेसिप्रोकल मतलब क्षमता कितनी थी, इसकी जस्ट रेसिप्रोकल, ये 6 डिग्री वाले एंगल को, मिनिमम 6 डिग्री वाले एंगल को टेलीस्कोप T1 देख पा रहा था, तो ये 0 पॉइंट कितनी हो जाएगा, 6 और 0.16 क्या होगी, इसकी विभेदन क्षमता हो गई ना, तो ये इसकी विभेदन क्षमता हो गई। और अगर हम कहें कि भाई दूसरा टेलीस्कोप है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये 5 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 6 डिग्री तक ही मेज़र कर पाता, 6 डिग्री से कम को मेज़र नहीं कर पाता, तो ये इनको बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली नहीं देख पाएगा, ठीक है। बट दूसरा टेलीस्कोप है, वो दूसरे टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग लिमिट है वो 2 डिग्री के, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लिमिट है वो 2 डिग्री के आसपास है, तो क्लियरली है कि दूसरा टेलीस्कोप T2 इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमें अलग अलग करके दिखा देगा और हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये एंगल बना रहा 5 डिग्री का, इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितनी है आपकी, 2 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि पहले वाले का एंगल जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज़्यादा थी तो उसकी रिजॉल्विंग पावर कम थी, दूसरे वाले के लिए एंगल ये 2 डिग्री हो गया, जब ये 2 डिग्री रख के सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा आपका 0.5, मतलब इसकी लिमिट ऑफ रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब इसकी रिजॉल्विंग पावर कैसी बन जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ये ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से देख पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी, चाहे हमारी आँख हो, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे वो दूरदर्शी हो, है ना, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई दो ऑब्जेक्ट है जो बहुत नियर बाय है, किन्हीं भी दो पास पास सिचुएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, थ्रू 2 ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो एंगल बनता है ना, जिसके द्वारा, जिस एंगल पर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो आई हो, चाहे टेलीस्कोप हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो, तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के द्वारा, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत दूर सिचुएटेड है, तो किन्हीं भी, या पास भी सिचुएटेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर बनने वाला वो मिनिमम एंगल जिस पर स्थित होने पर, वो दो ऑब्जेक्ट जिस मिनिमम एंगल पर स्थित होने पर, सिचुएटेड होने पर, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाती है। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो जस्ट रेसिप्रोकल होता है वो आपकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने कम से कम एंगल को देख पाएगा
उसकी रिजॉल्विंग पावर, विवेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की वो न्यूनतम दूरी जिस पर स्थित होने पर वे दोनों ऑब्जेक्ट्स किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए जाए, उससे कम होगा तो नहीं, कम से कम उतना तो होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि नहीं भी न्यूनतम दूरी पर स्थित वो दोनों ऑब्जेक्ट्स या न्यूनतम एंगल पर सिचुएटेड वे दो बोथ ऑब्जेक्ट्स जिनके द्वारा जिस दूरी पर स्थित होने पर या जिस कोण पर स्थित होने पर भी वे न्यूनतम कोण पर स्थित होने पर भी वे किसी सूक्ष्मदर्शी या किसी दूरदर्शी या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए जाएं, वो कहलाती उनकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इससे कम होगा तो वो फिर इससे कम दूरी कर देंगे उनकी, तो फिर हम उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। आपके सामने में 2 पिन रख दी, यहाँ पर स्केल ला के रख दी, मैंने बोला बताओ स्केल में कितने एमएम, आपने बोला सब 1 2 3, मतलब कि इस 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन है एमएम की। अब मैं इसी स्केल को ले जा करके 10 मीटर दूर ले रख दो, बोलूंगा बताओ, तो बोला सर स्केल ही नहीं दिख रही हमको, तो क्या हम खाक पड़ेंगे उस चीज़ को, इसके लिए हमको क्लियर नहीं दिख पाए तो कैसे माप पाओ, क्योंकि आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन खत्म हो चुका है, कि हमारे आंखों की रिजॉल्विंग पावर फिक्स रिजॉल्विंग पावर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हेल्प लेंगे किसकी, टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप की हेल्प से इसको देखेंगे। टेलीस्कोप क्या काम करेगा, इस रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने का काम करेगा, वर्चुअल रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट के इमेज को हमारे पास बना देगा और वो पास बना इमेज हमारे आंखों के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और उससे हम क्लियरली उस दोनों ऑब्जेक्ट को फिर से अलग अलग देख पाएंगे, क्लियर गिन के बता पाओगे सर ये इस तरह से है। हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली है, तो इसी तरह से जो है इसका ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है। तो नॉर्मल सी बात है, किन्हीं भी दो किसी डिस्टेंस, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी पॉइंट पर बनने वाला वो मिनिमम एंगल जहां पर सिचुएटेड होने के कारण, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, इससे कम होगा तो और कोई काम नहीं चलेगा, जहां पर सिचुएटेड होने के कारण से वे दोनों ऑब्जेक्ट किसी भी आपके जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए जाए, उससे हम बोलते हैं उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अलग अलग होती है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो अपोजिट होता है उसको अपन बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर, मतलब विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा जितनी कम होगी आपकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब मेरा इतना है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितने कम से कम एंगल को देख पाएगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस तरह से अपन जो है यहाँ पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये सब ऐसा होता है, तो आखिर होता क्या है इसमें, क्या क्यों हो पा रहा है, आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है इसमें कि हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मैंने अभी कार का एग्जांपल आपको दिया था, दूर है, दोनों लाइट्स एक दूसरे से मिली हुई है, पास में आ गई तो दोनों अलग अलग दिखाई देने लग गई, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कर क्लियर बता सकते हैं इसको, है ना। ये जो कंडीशन होती है ना, इसको अपन बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व मतलब मात्र विभेदित। तो इसलिए हम अपनी डेफिनेशन में एक चीज और इंक्लूड करते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी जहां पर सिचुएटेड होने के कारण से, जहां पर सिचुएटेड होने के कारण किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारी आंखों के द्वारा वो कैसे दिखाई दें, जस्ट रिजॉल्व दिखाई दें, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, विभेदन सीमा कहते हैं। ये थोड़ी मॉडिफाई इक्वेशन हमने दी है, इसकी डेफिनेशन दी है, मतलब किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी जहां पर स्थित होने पर वे वस्तुएं हमारी आंखों के द्वारा या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मात्र विभेदित दिखाई दे, जस्ट रिजॉल्व दिखाई दे, वो कहलाती है उनकी विभेदन सीमा, ठीक है। ये जस्ट रिजॉल्व का मतलब क्या है कि आप दोनों वस्तुओं को अलग अलग तो नहीं देख पा रहे हो। पहले जब कार बहुत दूर थी तो आपको दोनों लाइट्स एक ही मिली हुई दिख रही थी, लेकिन कार जैसे थोड़ा सा पास आई तो लाइट्स आपको दोनों हेडलाइट्स अलग अलग नहीं दिख रही है इसकी, बट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि 100% ये क्या है आपका, ये एक 4 व्हीलर ही है जिसकी 2 लाइट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आप क्लियर बोल दोगे थोड़ी सी देखने पर कि भाई सर ये 2 लाइट से ये जो है आपकी कार ही या बस या कोई ट्रक ही होना चाहिए, मतलब 4 व्हीलर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन ये होती है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली, दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें अंतर बता पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि वो दोनों एक वस्तु नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो
तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी जस्ट रिजॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। जस्ट रिजॉल्व का मतलब ये होता है कि दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी या किन्हीं दो वस्तुओं के द्वारा हमारी आंखों पर बनने वाला न्यूनतम कोण, मिनिमम एंगल, जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व दिखाई दे। मतलब हम उनको भले क्लियरली अलग अलग दोनों को नहीं देख पा रहे हैं, बट हम बता पा रहे हैं कि सर ये एक्चुअल में दो चीजें हैं, ये एक नहीं है। आप जिन दो हेडलाइट्स को एक बता रहे थे कुछ दूरी पर, अब वही दो लाइट्स हमें अलग अलग दिखाई देने लग गई। इसका मतलब ये है कि ये जस्ट रिजॉल्व है। ये जस्ट रिजॉल्व नहीं कहलाएगा आपका, क्योंकि ये तो पूरी तरह से अलग ही हो गया है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो दोनों लाइट्स अलग अलग है, एक लाइट ये और एक लाइट ये, जब बस आपके बहुत पास होती है तब। लेकिन जब बस थोड़ी दूरी पर होती है तो आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तो नहीं देख पाते इस तरह से, लेकिन आपको दोनों लाइट्स कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो वो कंडीशन होती है जस्ट रिजॉल्व कंडीशन, कि आप ये तो नहीं बता पा रहे हो कि सर दोनों लाइट्स अलग अलग है, एक लाइट वो है एक लाइट ये, ऐसा नहीं बता पा रहे हो, लेकिन आप इतना जरूर बता पा रहे हो कि वो एक्चुअल में दो लाइट्स है, एक नहीं है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चीज़ों की बात करेंगे और एक रेले क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। बट आप इसको थोड़ा सा और अपने जहन में इसको वीडियो को 2-3 बार देखें, इसको अच्छे से आप लोग समझ लें।